वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर 5 या यूनिट 5, जिसका नाम है महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। यानी हम पढ़ेंगे अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक और समापवर्त के बारे में। अगर शॉर्टकट में कहें तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर या यूनिट 1 से लेके 4 तक को कंप्लीट कर लिया। उसके कॉन्सेप्ट्स को हमने देखे और साथ ही एससीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब हमने वहाँ पर लगा कर डिस्कस किया है। और साथ ही प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन चैप्टर से वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के बारे में और उनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अपवर्तक किसे कहते हैं, यानी जिसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। दोस्तों, डिवाइज़र यानी कि आपने देखा होगा जिसे अपवर्तक या फिर आप बोल सकते हैं भाज्य। यानी अपवर्तक का अर्थ है किसी व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला। जैसे 2, 4, 8 में प्रत्येक 16 को पूरा विभाजित करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा 16 है, ये जो 16 है, ये जो है 2 से भी कटेगा क्योंकि 2 8 16 होता है। 4 से भी कटेगा क्योंकि 4 चौक 16 होता है। और 8 से भी कटेगा क्योंकि 8 दूनी 16 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 2, 4, 8 प्रत्येक क्या है, 16 का गुणनखंड या फिर अपवर्तक यानी डिवाइज़र है। यानी जो 16 के अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, तो 16 को हम जो है इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। या फिर हम लिख सकते हैं इसके अलावा 4 गुणते 4, या हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2। तो 16 की जो है ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं, उसके गुणनखंड हैं दोस्तों। यानी ये उसके क्या है, डिवाइज़र हैं, अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या हो गए हैं, आप समझ गए होंगे अपवर्तक किसे कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी उसमें शेयर करिए। और साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को प्रमोट करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बनी बनाई नोट्स है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है और देखना है। और साथ ही जो है इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके जो है उसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा चैनल जो है एकदम मुफ्त है, फ्री है और सभी बच्चों के लिए है जो कि घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि बिना कोचिंग के जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालना चाहते हैं और साथ ही जो है PTC करना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। यानी डिवाइज़र आप समझ गए होंगे क्या होता है। डिवाइज़र का अर्थ होता है कि जो गुणनखंड होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 25 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप 5 गुणे 5 भी बोल सकते हैं या फिर 1 गुणे 5 भी कह सकते हैं, 1 गुणे 5 भी बोल सकते हैं, या फिर 25 जो है वह 25 से भी कटेगा। यानी जितनी भी हमारे भाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, सिर्फ उन्हीं के ही क्या हो सकते हैं, गुणनखंड होंगे। और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड अगर आप करेंगे तो सिर्फ एक और वह संख्या स्वयं ही उसका क्या होगी, गुणनखंड होगी। अब हम इसी में देखते हैं कि इसी प्रकार 5x² को हम 5x क्यूब x⁴ तथा 5x³ प्रत्येक जो है इसको पूर्णतः विभाजित करता है। अतः प्रत्येक जो है 5x³ का क्या है, अपवर्तक है। जैसे 5x³ को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी कैंसिल होगा और x³ आएगा। 5x³ को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो भी x से x² कैंसिल हो जाएगा, तो 5x² आ जाएगा, x³ से x कैंसिल हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है जैसे अगर मैं कहूँ कि 5x² को अगर आप फाइव एक्स क्यूब को अगर आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कट जाएगा, केवल आपके पास 5 बचेगा। और इसी का यहाँ पर जो है एक और भी तरीका है कि 5x³ को अगर आप जो है x⁴ से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/x। और इसके अलावा या फिर आप 5x³ को 5x³ से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कई सारे इसके क्या हैं अपवर्तक प्राप्त होंगे। तो इस तरह से जो है आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अपवर्तक जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अपवर्तक निकालने के लिए यहाँ पर एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह संख्या या व्यंजक जो किसी दी हुई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करता है, दी हुई संख्या अथवा व्यंजक का अपवर्तक कहलाता है। यानी जो हमारी दी गई संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करे। उदाहरण के लिए एक प्रशिक्षु को हमने 12 फूल दिया और इन्हें टोकरियों में इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए कहा कि प्रत्येक टोकरी में फूलों की संख्या क्या हो, समान हो। तो प्रत्येक टोकरी में फूलों की संख्या कैसे होगी? जैसे टोकरियों की संख्या अगर 12 है तो फूलों की संख्या एक रखी जाएगी। और अगर प्रत्येक टोकरी में हमें 2 फूल रखने हैं दोस्तों, तो टोकरियों की संख्या सिर्फ 6 होगी और हमें फूलों की संख्या हर बार 12 ही रखनी है, क्योंकि चेंज नहीं करना है। इसने यहाँ बोला है कि 12 फूल है और इसको टोकरी में फिल करना है। टोकरियों की संख्या यहाँ पर घटती रहेंगी। अगर हमें यहाँ पे प्रत्येक टोकरी में 3 फूल रखना है तो हमें टोकरियों की संख्या 4 रखनी पड़ेगी और प्रत्येक फूलों की संख्या 12 ही रहेगी, 4 × 3। और अगर हमें प्रत्येक टोकरी में 4 फूल रखने हैं तो टोकरियों की संख्या 3 हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक टोकरी में जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फूल रखने पर प्रत्येक टोकरियों में फूलों की संख्या यहाँ पे समान नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि 5 जो है अगर आप 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 तो मान लीजिए आपको 12 फूल रखने हैं, ठीक है। 5 आप रखेंगे तो 5 का 2 बार आप टोकरी ले सकते हैं, लेकिन तीसरी बार जब टोकरी लेने जाएंगे तो क्या आप आधी टोकरी लेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो यानी कि ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं, ये जो है इसके विभाजक नहीं होंगे। अतः प्रत्येक टोकरी में 6 फूल, टोकरियों की संख्या बराबर 2, यानी फूलों की संख्या 6 × 2 बराबर 12, मतलब 12 होगी। और प्रत्येक टोकरी में 12 फूल भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसके गुणनखंड क्या क्या बने, यहाँ पर जो है 1 × 2, 1 × 12 करेंगे तो भी 12 आएगा, 2 × 6 करेंगे तो भी 12 आएगा, 3 × 4 करेंगे तो भी 12 आएगा, 12 × 1 करेंगे तो भी 12 आएगा, 6 × 2 करेंगे तो भी, और 4 × 3 करेंगे तो भी। और आपको मैंने एक चीज़ बताया है दोस्तों गुणनखंड वाले चैप्टर में, ये अभी ये गुणा वाले चैप्टर में, कि चाहे आप 3 × 4 लिखिए या 4 × 3 लिखिए, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों का एक ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये जो संख्याएं हैं ये 12 के क्या हैं? गुणनखंड या फिर विभाजक हैं, और इन्हें हम 12 के अपवर्तक कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 12 के अपवर्तक क्या क्या मिले हैं? 12 के जो सिंपल से अपवर्तक हैं वो 1 भी हो सकता है, 12 1 से भी कट सकता है, 12 2 से भी कट सकता है, 12 3 से भी कट सकता है, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से, और डायरेक्ट यहाँ पर 12 जो है खुद 12 से भी कटता है। तो इस तरह से जो है 12 के अपवर्तक प्राप्त हुए हैं आपको। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी ना दोस्तों तो मैं आपको इसका ट्रिक सिखा दूंगी कि किस तरह से अपवर्तक ज्ञात किए जाते हैं। बहुत ही ईजी और एकदम शानदार ट्रिक रहेगी, और आपको कभी भी जो है इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसी भी चीज़ का आप किसी भी नंबर का अपवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि उसके गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैंने बताया है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तक और समापवर्तक वगैरह के बारे में। तो अपवर्तक की एक बात मैं बताना चाहूँगी, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक जो है वह 1 होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक जो है वह संख्या स्वयं होती है। जैसे अभी आपने निकाला दोस्तों 12 का, और आपने देखा कि 12 जो है वो 1 से भी कट रहा था और 12 स्वयं 12 से भी कट रहा था, इसके अलावा 2, 3, 4 और 6 से भी कट रहा था। लेकिन सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या थी? 1 थी, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 12 थी। यानी 12 की जो है सबसे छोटा अपवर्तक 12 का जो है वो 1 है, और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? वह 12 स्वयं है। ये जो बात है ये सभी संख्याओं पर लागू होती है, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है, यानी वह संख्या स्वयं उससे कटती है। अब हम पढ़ते हैं समापवर्तक के बारे में। समापवर्तक को इंग्लिश में हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं दोस्तों, यानी किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को, उस संख्या का हम गुणनखंड कहते हैं, और गुणनखंड को अपवर्तक भी कहा जाता है। अभी आपने अपवर्तक देखा
यहाँ पर समापवर्तक आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है अपवर्तक और समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब जो समान अपवर्तक हो, और अपवर्तक का मतलब तो अभी आपने पढ़ा ही है, गुणनखंड या फैक्टर होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर जैसे कई सारे जो है क्वेश्चंस देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे आपसे मैं कहूँ कि 48 के अपवर्तक निकालिए, तो 48 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और 48 से। ठीक है दोस्तों, इसका आप क्या कर सकते हैं? फैक्टर निकाल सकते हैं। अब ये जो गुणनखंड निकालने का तरीका है, मैंने आपसे बोला है कि मैं आपको जो है अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि किस तरह से ये गुणनखंड निकाले जाते हैं। उसके लिए आपको मेरा जो है दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों 72 दिया है, 72 के भी जो अपवर्तक है वो ये सब निकलेंगे। तो तीनों संख्याओं में 2, 4 और 8 समान क्या है? अपवर्तक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो मान लीजिए सब में कॉमन है, ठीक है, एक से तो हमें नहीं मतलब है क्योंकि एक तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है 2 सभी में है कि नहीं दोस्तों? आप देख रहे हैं। लेकिन 3 जो है इसमें नहीं है। 4 जो है सभी में है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी तीनों में क्या है? 4 है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? 6 जो है दोनों में नहीं है, लेकिन 8 जो है यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है। तो इस तरह से 8 यानी 2, 4 और 8 ये सभी क्या है? समान अपवर्तक हैं। ऐसे अपवर्तक है जो सभी में क्या है? समान है। इसके अलावा जो है आप देख रहे होंगे 12 मान लीजिए यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके आगे यहाँ पर 32 और 64 है। जो तीनों में कॉमन होंगे उन्हीं को हम कहेंगे समान अपवर्तक। तो समान अपवर्तक यहाँ पर क्या है? 2, 4 और 8 हैं। इसी प्रकार समान अपवर्तक को ही हम समापवर्तक कहते हैं। अतः उपरोक्त संख्या का समापवर्तक 2, 4 और 8 है। इसी को हम आगे चलकर अभी पढ़ेंगे जिसे हम मासा बोलते हैं, HCF। अभी हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद ही आप पढ़ेंगे। फिर परिभाषा पता चलती है कि वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं अथवा व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उसे उन संख्याओं अथवा व्यंजकों का समापवर्तक कहते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर निकालना है HCF, अब हम यहीं से पढ़ते हैं HCF के बारे में। दोस्तों आपने समापवर्तक अपवर्तक समझ लिया, अब आपने समापवर्तक भी समझ लिया। अब आप यहाँ पे महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, यानी जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं HCF। यहाँ पर मेन आपको कॉन्सेप्ट है फैक्टर निकालना। बस सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्टर निकालना है। तो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है और गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। यहाँ पर HCF का एक और दूसरा नाम है GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप अपवर्तक निकाल चुके हैं, समापवर्तक भी निकाल चुके हैं। अब आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, जो उसकी संख्या है जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही उसका क्या होती है? गुणनखंड होती है। अब यहाँ पर हमको देखना है, वही बात फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक को ही हम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक है। अब हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ, या आप बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। दोस्तों ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं वो कई प्रकार की होती है। गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है। मैं आपको दोनों विधियाँ बताऊँगी, आपको जो समझ में आए आप वो करिए। इसके अलावा भी बहुत सारी 2-3 और विधियाँ होती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पर आपको जो है, अगर ये आप समझ गए तो उन्हें भी आप समझ जाएंगे। मेन आपको मैं यहाँ पर भाग विधि और गुणनखंड विधि सिखाऊंगी। इन दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वही कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड विधि है। जैसे संख्या 48, 64 और 72 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अगर आप 48 का फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर करना कैसे आता होगा मैं एक बार बता ही देती हूँ। यहाँ पे जैसे आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 48 का आपको अगर फैक्टर करना है तो यहाँ पर आप 48 लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको कट करेंगे। जैसे ये 2 से कटेगा तो 24 आ जाएगा, है ना। फिर अब यहाँ पर 2 से कटेगा तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। फिर अब ये 3 जो है वो कटेगा तो क्या आएगा हमारा
हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसके जो फैक्टर क्या-क्या आए हमारे, ये जितने भी फैक्टर बने हमारे 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4 और ये 3, यानी 4 बार 2 और 1 बार 3, ये हमारे क्या है 48 के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको 64 और 72 का भी गुणनखंड निकालना है। जब आप इसका निकालेंगे गुणनखंड, तो इसमें आपको जो है कॉमन देखना है, जो आपको कॉमन मिले, जो जो तीनों में हो, वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ पर 2 सब में है, ठीक है, 1, 2, यहाँ पर 2 बार 2 भी सब में है, 3 बार 2 भी सब में है, और इसके अलावा 4 बार 2 जो है इसमें नहीं है, और 3 जो है इसमें नहीं है। तो यानी कि 3 बार 2 जो है वो सभी में कॉमन है। अतः उपरोक्त सभी संख्याओं का जो मासा होगा HCF, वो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मासा जो है इसका 8 होगा। तो 64, 48 और 72 का अगर आपको मैं बोलूँ कि इसका HCF क्या होगा, तो 8 होगा। अब हम भाग विधि से भी यही ज्ञात करते हैं। चलिए, तो भाग विधि से यहाँ पर अगर आपको मासा या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं कि भाग विधि से मासा ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है और प्राप्त शेषफल से पुनः प्रथम भाजक में भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया शेषफल शून्य होने तक चलती रहती है और शेषफल शून्य आने पर अंतिम भाजक ही जो है वो अभिष्ट उसका मासा होता है, यानी HCF होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप निकालेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूँ कि 24 और 32 यानी 24 और 32 का HCF अगर आपको निकालना है, तो अभी आप अगर उस गुणनखंड विधि से करेंगे तो भी आपका आ ही जाएगा। भाग विधि से यहाँ पर आप सीखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटी संख्या को पहले यहाँ पर देना है भाग। तो आप 24 से देंगे, तो यहाँ पर आप जो है 24 में देंगे, तो 24 जो है वो 32 में कितनी बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर 24 जब लिखेंगे तो 8 आएगा। ये जो हमारा 8 आया है दोस्तों, इस 8 को हमें फिर से इस 24 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और जब हम देंगे तो यहाँ वो 3 बार जाएगा और जो है हमारा शेषफल वो शून्य आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि बोला भी गया है कि जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक आप भाग देने की प्रक्रिया करते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपका शेषफल शून्य आ गया, तो ये जो शून्य आया है, यहाँ पर जो आपका भाज्य आया है, डिवाइजर, यही आपका क्या होता है, मासा होता है, HCF होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाग विधि से कैसे मासा निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बस इतना पता होगा कि आप 24 को 32 से देते होंगे भाग। तो ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, आप केवल दिखाएंगे कि शेषफल आपका 8 आया है, तो आप यहीं से छोड़ देंगे क्वेश्चन को। तो ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। आप इस 8 को फिर से जो है इस 24 से भाग देंगे, तो यहाँ पर जो आपका शेषफल जब निकालेंगे तो शून्य आएगा। तब आपको जब लास्ट में जब शेषफल शून्य आएगा, वही आपका जो है यहाँ पर जो डिवाइजर बचता है, वही आपका क्या होता है, आंसर होता है, वही आपका मसा होता है। अब हम निकालेंगे दोस्तों अपवर्त्य क्या होते हैं। अपवर्त्य को निकालने से पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि होता क्या है, यानी गुणज या फिर इसे हम मल्टीपल भी बोलते हैं। यानी संख्या 3, 6 और 18 का जो है ये क्या है, गुणनखंड है। चूँकि संख्या जो है 3 और 6 क्या है, 18 के क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो है अपवर्तक और अपवर्त्य इन्हीं में छिपा हुआ है कि 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यहाँ 18 जो है वो 3 और 6 का गुणज है या फिर क्या है, अपवर्त्य है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर जो है आपका 3 और 6 लिखा है ना, जैसे 3 और 6 का आपने गुणा किया तो 18 आया। तो ये जो 3 और 6 है ये दोनों अपवर्तक हैं और 18 उसका गुणज या फिर अपवर्त्य है। तो आपको यहाँ पर अपवर्त्य ही समझना है कि क्या होता है। तो अपवर्त्य क्या होता है दोस्तों, किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1, 2, 3 या फिर अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, उससे गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज या अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 का गुणज या अपवर्त्य क्या होता है, तो 2, 4, 6। 5 के गुणज या अपवर्त्य क्या है, तो 5, 10, 15। 16 के गुणज या अपवर्त्य क्या है, तो 16, यहाँ पर 32 और 48, 64। आपको मैं एकदम इजी समझा देती हूँ कि अपवर्त्य मतलब होता है टेबल, किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ना। अगर 2 का आपसे अपवर्त्य पूछे तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए जब तक वो पूछा है। आपसे बोला जाए कि 2 का अपवर्त्य 6 तक ज्ञात कीजिए,
तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। 12 तक आप टेबल पढ़ लेंगे। जब आप 12 तक पहाड़ा पढ़ लेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्ती हो जाएगा। और समापवर्तक का मतलब तो आपको पता ही चल गया, यानी जो उसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर अपवर्त्य के बारे में भी एक बात पता चलती है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य जो है वह संख्या स्वयं होती है। जो वो संख्या है ना, वही उसका क्या है, सबसे छोटा अपवर्त्य है। जबकि अगर आपसे मैंने कहा कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते। आपको लगता है कि आप 5 का पहाड़ा 10 तक पढ़ ले रहे हैं, 10 बार पढ़ ले रहे हैं, तो क्या वहाँ पर पहाड़ा खत्म हो गया है? 5 का पहाड़ा जो है वो 25 बार भी पढ़ा जा सकता है, 50 बार भी पढ़ा जा सकता है। आप बस उसको पढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो किसी भी दी गई संख्या का अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे बड़ा अपवर्तक निकालिए, सॉरी अपवर्त्य निकालिए, यहाँ पर यह है, तो वो जो हमारी संख्या होगी वो कभी भी निकाल नहीं सकते। सबसे छोटा अगर आपसे अपवर्त्य बोलेगा तो क्या हो जाएगी, वह संख्या स्वयं होगी। जैसे आपसे मैंने कहा कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप, तो अगर मैं कहूँ कि क्या 2 का पहाड़ा आपने 10 बार पढ़ लिया, 2 दाम 20, तो क्या बस वहीं तक पहाड़ा होता है? ऐसा तो नहीं है, पहाड़ा उसके आगे तक भी जा सकता है, लेकिन हम वहाँ तक पढ़ते ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि 2 का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या है, तो 2 है, लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त्य आप नहीं निकाल सकते। अब हम यहाँ पर देखते हैं 9 और 15 के समापवर्तक और समापवर्त्य दोनों देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे 9 का आप निकालेंगे तो 1, 3 और 9 आएगा। 15 का आप निकालेंगे तो 1, 3, 5, 15 आएगा। ये सभी क्या है, 15 के आपको पता है गुणनखंड है। और 1 और 3 दो है जो है, दोनों संख्याओं में क्या है, समान अपवर्तक हैं, इसलिए 9 और 15 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि 9 और 15 का आपको समापवर्त्य निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपने समापवर्तक तो निकाल लिया, जो कि क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। और अपवर्त्य जो होता है दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, आप क्लियर रखिए, वो अपवर्तक होता है। का मतलब हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर उसका गुणनखंड और यानी फैक्टर, और अपवर्त्य मतलब टेबल यानी पहाड़ा। तो इस तरह से जो है, अगर 9 और 15 का समापवर्त्य निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या निकालना आपको, समापवर्त्य निकालना। जैसे आप समापवर्तक निकाल रहे थे, वैसे ही समापवर्त्य निकालेंगे। तो जो जो संख्याएं इस दोनों संख्याओं में मिल रही हैं, वो सभी मिला करके इसके समापवर्त्य होते हैं। समापवर्तक के लिए आप करते थे कि जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन समापवर्त्य के लिए आप करेंगे कि जो दोनों में हो। 1 भी है दोनों में, 3 भी है, लेकिन 5 दोनों में नहीं है, लेकिन 5 1 में तो है। तो 15 में तो 5 है, क्योंकि 15 जो है वो 5 से कटेगा, तो यहाँ पर जो है 5 भी रहेगा, और साथ ही यहाँ पर 9 भी रहेगा और 15 भी रहेगा। यहाँ पर जो है दोस्तों आप 9 लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको समझना है कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं, यानी जो उनका टेबल होता है रिपीटिंग, उसी को कहते हैं समापवर्त्य। और इन समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उसका लघुत्तम समापवर्त्य होता है, यानी लसा होता है। अतः संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं। संख्याओं के समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। संख्याओं को लसा उन संख्याओं में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाज्य होता है। तो ये सारी बातें आपको जो है अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी। तो पहले चलिए हम यहाँ पर जो है एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ देखते हैं। जैसे आपने देखा था एचसीएफ ज्ञात करने की 2 विधियाँ थी, वैसे ही एलसीएम की भी 2 विधियाँ हैं, और भी विधियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर आप निकालेंगे इसका गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा लसा कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे अगर उदाहरण के लिए आपसे बोला जाए कि 8, 6, 8, 16 और 20 का लसा निकालिए, तो 8 का आप पहले गुणनखंड करिए, 16 का गुणनखंड करिए, 20 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करना आपको मैंने सिखाया है, ऐसे करके जो है यहाँ पर 2 से काटते चले जाइए। 8, फिर यहाँ पर निकालेंगे 4, फिर निकालेंगे तो आएगा आपका 2, फिर लास्ट में आपका 2। तो 2 जो है वो 4 बार हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 16 का गुणनखंड हो जाएगा। 8 का गुणनखंड 2 का 3 बार जो होता है वो 8 का गुणनखंड होगा, और 20 का 2 गुणे 2 और 5।
लेकिन मैंने आपको अभी बताया, अगर इसका एचसीएफ निकालना तो आप क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना होता तो आप इस जो संख्या होती इन दोनों में जो कॉमन होता उसको आप लेते, यानी एचसीएफ अगर आप निकालते तो सिर्फ 2 और 2 आता, यानी 4 आता। पर अगर यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो सभी में हो और साथ ही वो जो सबसे ज़्यादा बार हो। यहाँ पर 16 में 2 सबसे ज़्यादा बार है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप 2 सबसे ज़्यादा बार लिख लीजिए, और सबसे बाद यहाँ पर देखिए 5, ठीक है 5 भी आप लिखेंगे। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, एलसीएम में आपको सभी संख्याएं लेनी होती हैं और फिर उसका आपस में गुणा कर देना होता है, तो वहाँ से आपका एलसीएम मिल जाता है। तो इस तरह से आपका एलसीएम मिल गया। और भाग विधि से अगर आपको लसा ज्ञात करना है तो वो बहुत ही आसान होता है, ये तो और ज़्यादा आसान हो गया। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपको 7, 14, 35 और 28 का लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो 14 जो है और 28 हमारा 2 से कटेगा, क्योंकि आपको पता है सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, तो ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7, 7, 35 और 14 आएगा, फिर से 14 2 से कटेगा तो फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप निकालेंगे दोस्तों, इसका जो है एक फैक्टर बनेगा। यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 2, यहाँ पे भी 7 ही होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 7 होगा तो 1 बार जाएगा, 2 बार, 7 × 5 = 35, तो यहाँ पर जो है 7 हो जाएगा, 2 × 2 × 7 × 5 × 7। तो इसका जब आप गुणा करेंगे आपस में, इसको आंसर आप सही कर लीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, लसा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात किया गया है। अब हम यहाँ पर मसा को ज्ञात करते हैं। मसा और लसा में संबंध होता है दोस्तों, यहाँ पर एक मेन संबंध होता है कि दो संख्याओं के मसा और लसा में संबंध को ज्ञात करने के लिए दी जा रही सारणी का अध्ययन करिए। पहले यहाँ पे जैसे आपको 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है, एक हमारी प्रथम संख्या है और एक हमारी द्वितीय संख्या है, और यहाँ पर उसका मसा निकाला गया, यहाँ पर उसका लसा निकाला गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 16 का जो लसा है वो क्या आ रहा है, हमारा 48 आ रहा है, और मसा जो है वो 4 आ रहा है। और जब आप मसा और लसा का गुणा कर रहे हैं तो 192 आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जब आप 12 और 16 का भी गुणा कर रहे हैं तो भी 192 ही आ रहा है। इसी तरह से दूसरी बार में आपने देखा 30 और 36 का जो मसा है, एचसीएफ जो है वो 6 है, और लसा जो है वो 180 है। और जब आपने जो है यहाँ पर लसा और मसा का आपस में गुणा किया तो हमारा 1080 आया, और जब आपने यहाँ पर 30 और 36 का गुणा किया तो भी 1080 आया। और वही बात आप दूसरी जो है यहाँ पर तीसरी जो संख्या दी गई है इसमें भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों का गुणा करने पर आपस में बराबर आ रहा है। तो इनसे हमें एक बात पता चल रही है कि अतः लसा गुणे मसा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। यानी अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको कहा जाएगा कि 2 संख्या दी गई है और एक का मसा दे दिया है तो आप लसा ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि लसा और मसा का गुणनफल दिया है और उसका आप प्रथम संख्या दे देगा और उसका द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है कि 2 व्यंजक, उनका मसा जो है 2x - 1 है और उनका लसा 6x क्यूब + 7x² - x - 2 है। यदि एक व्यंजक ये दिया है 6x² + x - 2, तो दूसरा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप फॉर्मूले में रख लीजिए, यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे, यहाँ पर जो है आपको जो दी गई है वो रखेंगे, दूसरी संख्या जो है वो रखेंगे, और आपका जो लसा और मसा दिया है वो रखेंगे। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे। तो जब दूसरी संख्या आप निकालेंगे तो पहली संख्या जो है वो यहाँ पर भाग में चली जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सारी जो भी हमारे दिए गए क्वेश्चन उन सबको क्या करिए, पुट करिए। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ये जो है इस तरह का एक फॉर्मेट मिलेगा। अब इसे हल करना जो है आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। तो ये जो हल करने का जो तरीका है दोस्तों, इसे हम शेषफल प्रमेय द्वारा हल करेंगे। हम इसे शेषफल प्रमेय से कैसे हल करेंगे, इसे जो है मैं आपको यहाँ पर सिखा दे रही हूँ, और इसके अलावा जो है अब ये मैं आपको क्वेश्चन एक एक पॉइंट हल करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप देखिए क्या करना है। हमने जो है यहाँ पर शेषफल प्रमेय ही क्यों लिया, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने यहाँ पर शेषफल प्रमेय ही क्यों लिया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप जैसे 6x³ + 7x² - x - 2 का अगर आप जब गुणनखंड करेंगे तो आप इसका गुणनखंड नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर 6x² का गुणनखंड करेंगे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जो है 1 आए घटाने पर। तो 4 और 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, इसका फैक्टर आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्यूब हो जाता है तो उसका फैक्टर निकालना टफ हो जाता है। तो उसे निकालने के लिए हम यहाँ पर जो है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो है शेषफल प्रमेय वो होती है कि जो दी गई संख्या को रखने पर शून्य कर दे, वही उसका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। जैसे हम यहाँ पर बारी बारी से संख्या रखते जाएंगे। हम यहाँ पर पहले सबसे x बराबर -1 रखते हैं। सबसे पहले x बराबर -1 रखेंगे। यहाँ जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर और -1। और अगर क्यूब है तो उसका मान जो है माइनस में आएगा, यहाँ स्क्वायर है तो उसका मान प्लस में आएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये -2। इन सभी को जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। और अगर आपका आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आपने जो है क्या रखा है, यहाँ पर x बराबर -1 रखा है ना दोस्तों। x बराबर अगर आपने -1 रखा, यानी आपने x, जब ये -1 इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। तो ये जो x+1 है, ये x+1 दी गई हमारी यहाँ जो संख्या है 6x³ + 7x² - x-2 का एक गुणनखंड है। अभी सिर्फ हमको एक गुणनखंड मिला है। हमें जो है जब कभी आपको क्वेश्चन में अगर क्यूब दिया होता है तो उसके 3 गुणनखंड होते हैं, और अगर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिया होता है तो उसके 2 गुणनखंड होते हैं, और अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक उसकी घात होती है तो उसका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। इसे हम क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि 8 तक हो सकता है बहुत लोग का मैथ्स छूट गया होगा। तो यहाँ पर जो है 6x³ + 7x² का एक गुणनखंड है। बाकी के गुणनखंड आपको कैसे निकालने हैं, उसे आपको यहाँ पर भाग देकर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपको भाग देना सीखना पड़ेगा दोस्तों। कैसे यहाँ पर भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको x+1 है तो यहाँ पर 6x³ को आपको कट करना है। इस तरह से कट करना है कि जो है ये हमारा एकदम से कट हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर 6x² में से यहाँ पर इससे गुणा करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, तो ये इससे कट हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो ये प्लस माइनस कट हो गया। फिर आप ये जो है 6x² का इससे गुणा करेंगे तो हमारा केवल 6x² ही आएगा, और आपने माइनस किया है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, और आपका केवल x² बचेगा, और -x आप उतार लेंगे। दूसरी बार आप जब x से आप गुणा करेंगे, यहाँ पर x² का x और x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से करेंगे तो -x आएगा, और फिर से आप इन सब में माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, और आपका जो है ये दोनों माइनस x जुड़ जाएंगे और -2x हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर 2 को उतार लेंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2 बार लेके जाना है। जब आप 2 से लेके जाएंगे तो पूरा का पूरा जो है व्यंजक आपका कट जाएगा, और इस तरह से आपका अभीष्ट गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो है अभीष्ट गुणनखंड आपने जो है सिर्फ केवल अभी यहाँ तक ही निकाला है। अब आप यहाँ पर जो है इसको जो है इस वाले व्यंजक में रखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर निकाला है ना, ये जो आपका मान आता है, यहाँ पर जो आपका 2 वैल्यू आई है, एक तो आपका यहाँ पर आया है कौन कौन सा, एक तो ये आया है 6x², और ये इन दोनों को आप यहाँ पर रख देंगे, और आप जैसे ही रखेंगे तो आपका जो है यहाँ पर दूसरा जो है मान आ जाएगा, दूसरा व्यंजक यहाँ। क्योंकि आपको पता है ये क्या दिया था हमारा, यहाँ पर जो है ये पहली ये लासा और मासा दिया हुआ था, और यहाँ पे हम दूसरा व्यंजक रखते हैं। तो जैसे ही हम रखेंगे तो ये इसको काट देगा, और हमारा केवल ये बचेगा, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है अलग लग रहा होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो जिसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस बताऊँगी। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी भेजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।